हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलिनियस करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, UNSC। ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल सेक्रेटरी है, वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UN का पार्ट है। और ये क्या काम करता है कि इंटरनेशनल पीस बनाकर रखे और सिक्योरिटी। इसमें टोटल इम्पोर्टेंट जो है 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं UK, US, चाइना, फ्रांस और रशिया, ठीक है। इनके पास वीटो पावर होती है कि वो नो बोल सकते हैं कि किसी कंट्री को ऐड करना है या ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिप्लेस होते हैं, बट हर 2 साल में 5 इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में 5 जो है इलेक्ट होते हैं। मतलब 10 में से 5 जो है हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं। और जो प्रेसिडेंसी रहती है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की, वो एवरी मंथ चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद इनकी पावर क्या होती है कि इनको इस्टेब्लिश करना होता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इंटरनेशनल सैंक्शंस और किसी मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज करना थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की इकलौती ऐसी बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन दे सकती है मेंबर स्टेट्स को कि उनको ये काम करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 129 मेंबर्स होते हैं इसमें और हर एक के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस, ठीक है। ताकि जो पावरफुल कंट्रीज है ग्लोब में वो क्या कर सके, उनको ज़्यादा वोटिंग पावर होंगे और जो कम पावरफुल है, कम पैसा है, उनको कम वोटिंग राइट्स होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं पहले। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंड, इसको फंड भी बोला जाता है। और इसको कब बनाया गया था? एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक ब्रिटेन वुड्स US में, जुलाई 1944। तो इंडिया के जो वोटिंग राइट्स मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कैपेसिटी होता है, तो इंडिया के 2.6% है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अभी इसकी हेड जो है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये पहली डेवलपिंग कंट्री की सिटीजन है जो हेड बनी है, और वो कहाँ की है? बुल्गारिया की। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस निकालती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, कोई पूछेगा तो वो IMF। फिजिकल मॉनिटर कौन निकालता है? IMF। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF निकालता है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हाँ, इनको फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन की, पूरे ग्लोब में मॉनेटरी कोऑपरेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और गरीबी जो है वो कम हो। ये 5 इसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिम्स्टेक। तो आप इसको याद रख सकते हैं मेंबर्स इसके B से इंडिया के आगे पीछे की सारी जितनी भी स्टेट्स है, कंट्रीज हैं, वो B से भूटान, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, फिर E और C से कुछ नहीं है, इकोनॉमिक ऑपरेशन है वो। और 2 आपको याद करनी है, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। कब बना था? 1997 में, और हेडक्वार्टर इसका ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सार्क के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ढाका में बनी थी 1985 में। जब ये बनी थी तब इसके 7 फाउंडिंग मेंबर्स है, अभी टोटल 8 है। जब ये बनी थी तब 7 थे। वो कौन कौन से थे? इंडिया के आगे पीछे की सारी नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट म्यांमार। म्यांमार की जगह क्या है? मालदीव्स। मैंने इसको याद रखने के लिए कैसे किया है? IPS MAN BB। तो IPS MAN BB याद किया मैंने। I से इंडिया, P से पाकिस्तान, S से श्रीलंका, IPS हो गया। MAN से मालदीव्स, म्यांमार की जगह मालदीव्स, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल, और BB से बांग्लादेश, भूटान। तो आप याद रखना कि अफगानिस्तान जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, वो बाद में 2005 में 13 जो इनकी सबमिट हुई थी उसमें ऐड किया गया था।
हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज होती है, तो कभी कभी ऑब्जर्वर कंट्रीज भी पूछ लेते हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सी हो गई, पहले तो आप सारी बड़ी बड़ी याद करें, यूएस, रशिया नहीं है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, ठीक है। फिर हमने कहा था म्यांमार नहीं है, मालदीव्स है उसकी जगह, तो म्यांमार उसकी ऑब्जर्वर कंट्री है। फिर ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ईरान और कोरिया। ये जो पूरे सार्क की जितनी भी कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड का 3% एरिया बनाती हैं, 21% पॉपुलेशन और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी फोरम। तो पहली वर्ल्ड रेफ्यूजी फोरम कहाँ हुई थी, वो हुई थी जेनीवा स्विट्जरलैंड में, और ये किसने होस्ट की थी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ने फॉर रेफ्यूजीज प्लस यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज एजेंसी प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। अब इसका एम क्या था कि डिबेट करे और डिस्कस करे कि वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है कंट्रीज का टू ग्लोबल रेफ्यूजी सिचुएशन। नेक्स्ट है EAEU। तो EAEU क्या है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन मतलब यूरोप एंड एशिया। तो ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनियन बनाई गई है जिसमें जितनी भी नॉर्थ यूरेशिया वाली कंट्रीज है वो आती हैं। तो अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स 3 थे, टोटल इसमें 5 मेंबर्स है। फाउंडिंग मेंबर 3 थे और 2 जो है बाद में ऐड हुए थे। तो फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं, बेलारूस, कजाकिस्तान और रशिया। आप यहाँ देख सकते हैं बेलारूस, रशिया और कजाकिस्तान, ये फाउंडिंग मेंबर थे। और फिर ट्रीटी से बाद में कौन से 2 ऐड हुए थे, एक आर्मेनिया नीचे है और किर्गिस्तान यहाँ पर है। तो फिर से देख लीजिए, रशिया, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान। और ये फोर्स में कब आई थी, जनवरी 1, 2015 में। अब आप थोड़ा आगे पीछे की कंट्रीज देख लीजिए इसके। अब देखिए रशिया है, बेलारूस के नीचे है यूक्रेन, फिर रशिया और आर्मेनिया के बीच में है जॉर्जिया, और आर्मेनिया के नीचे है टर्की। ये पूरा सेंट्रल एशिया का देखिए, कजाकिस्तान, यहाँ पर है किर्गिस्तान, नीचे है उज़्बेकिस्तान, इधर है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान, नीचे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान। रशिया को टच करता है मंगोलिया, फिर नीचे ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है। अभी क्यों बनी थी, जो यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने बहुत फोर्स किया और इसीलिए रशिया ने EAEU बनाई, ताकि यहाँ पर जितनी भी ये कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल का फ्री मूवमेंट हो सके। और इनका मोस्टली कॉमन एजेंडा होता है इकोनॉमिक स्फेयर को लेकर। 2014 में ये फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई थी। जो ट्रीटी से 2 कंट्रीज और ऐड हुई थी वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन थी, और फाइनली ये फोर्स में 1 जनवरी 2015 को आई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है फॉर हेल्थ, 1948 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। 194 मेंबर्स हैं इसके। इट्स एन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद मेंबर स्टेट्स, यूजुअली थ्रू कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इट एक्ट्स एज डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, हेल्थ से रिलेटेड आप याद रखें सारे। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन के साथ एक कोलैबोरेशन बनाकर रखे, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव्स के साथ, और ये प्रोफेशनल ग्रुप्स और सच अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इनको अप्रोप्रिएट लगता है। टू प्रोवाइड एसोसिएशन असिस्टेंस टू गवर्नमेंट अपॉन रिक्वायर्ड इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विस। तो ये गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर कुछ हेल्थ के लिए अगर कुछ बेहतरी करनी हो तो भी कर सकता है। एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक प्रॉफिट ग्रुप्स विच कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। और जिससे भी हेल्थ की एडवांसमेंट हो सके उसको भी सपोर्ट करता है। अब एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये इसकी मेन गवर्नेंस बॉडी है, इसी से ये सारा काम करता है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही।
बाकी जो आगे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।